नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की तैयारी में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी कंप्यूटर के पीवाईक्यूज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। और आज जो मैं चैप्टर्स लेकर आया हूं वो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है, आईओटी होने वाला है, साइबर से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में वो शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी होंगी। जैसे कि आपको सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करनी होती है, नोट्स को पढ़ना होता है, उसके बाद उससे जुड़े हुए जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होता है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो 70 से 80 से लेकर 85% तक कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको आज के इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर पीसीएस का भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर मैसेज करके आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा लोअर पीसीएस की तैयारी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम ओएस आईओटी साइबर पीवाईक्यूज करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के ये बेहतरीन क्वेश्चन हैं और इनको अच्छे से देखिए और समझिएगा। तो पहले भाग में ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ये प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशिष्ट कमांड को याद रखना और कीबोर्ड से टाइप करना होता है। CLI का उपयोग करते समय कोई आइकन या बटन नहीं होते, केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है। इसके प्रमुख उदाहरण विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, लाइनक्स टर्मिनल, डॉस आदि हैं। इसमें उपयोगकर्ता को कमांड का सिंटैक्स और विकल्प पता होना चाहिए। GUI वॉइस इंटरफेस और टच स्क्रीन इंटरफेस उपयोगकर्ताओं को अधिक सहज और विजुअल तरीके से सिस्टम से बातचीत करने की सुविधा देते हैं, जिनमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न जो है आपका ये मैचिंग टेबल का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ थ्रूपुट दिया है, घड़ी की गति दी है, क्लॉक स्पीड, समानांतर कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग, बिग ओ नोटेशन यानी कि बिग ओ नोटेशन। ठीक है, तो इनको मैच करना है। सीधे आंसर पर चलते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। थ्रूपुट क्या है आपका? यह वह दर है जिस पर डेटा को प्रोसेस या ट्रांसफर किया जा सकता है। अक्सर बिट्स प्रति सेकंड में इसको मापा जाता है। आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 का प्रश्न है। घड़ी की गति यह एक मेट्रिक है जो यह मापता है कि कंप्यूटर समय की प्रति इकाई में कितने कार्य निष्पादित करता है। समानांतर कंप्यूटिंग गणना को तेज करने के लिए कार्यों को एक साथ कई प्रोसेसरों के बीच बांटने की प्रक्रिया है। बिग ओ नोटेशन यह इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता या जटिलता का वर्णन करने वाला गणितीय ढांचा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेरेंट प्रोसेस आईडी PPID प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, गेट PPID। यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। गेट PPID एक सिस्टम कॉल है जिसका उपयोग पेरेंट प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब भी कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस शुरू होता है उसे शुरू करने वाला कोई ना कोई पेरेंट प्रोसेस अवश्य होता है। गेट PPID उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी को रिटर्न करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं का बार बार आदान प्रदान करता है और उन्हें बढ़ाता है, उसे प्रायः क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बॉट कहा जाता है। एक सोशल मीडिया अकाउंट जो अक्सर स्वचालन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को फैलाता है उसे प्रोपेगंडा बॉट या स्पैम बॉट कहा जाता है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। ये अकाउंट स्वचालित होते हैं और बिना मानवीय हस्तक्षेप के
काम करते हैं। इन्हें विशेष रूप से गलत सूचनाओं या दुष्प्रचार को बहुत तेजी से वायरल करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीकी जो बाद में निष्पादन के लिए इनपुट आउटपुट प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पूलिंग। स्टेनोग्राफर 2025 में पूछा गया पीवाईक्यू है। इनपुट आउटपुट प्रबंधन तकनीकी जो बाद में निष्पादन के लिए प्रक्रिया डेटा को अस्थायी रूप से सेकेंडरी मेमोरी यानी कि डिस्क में संग्रहित करती है, स्पूलिंग कहलाती है। स्पूलिंग का फुल फॉर्म होता है साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। इसका सबसे आम उदाहरण प्रिंटर स्पूलिंग है, जहां कई प्रिंट कमांड एक साथ दिए जाने पर वे कतार में लग जाते हैं और एक एक करके प्रिंट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटिंग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? सही उत्तर है आपका लिनक्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसे 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स ने विकसित किया था और यह यूनिक्स पर आधारित है। लिनक्स कई संस्करण उपलब्ध हैं जैसे उबुंटू, डेबियन, फेडोरा, रेड हैट, काली लिनक्स और सेंटोस। कंपाइलर और ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक है, जबकि डिबगर जो होता है वो प्रोग्राम में त्रुटियां खोजने का टूल है, यानी कि डीबग कार्य करना, डिबगिंग। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपका ये प्रश्न अभी गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका कंप्यूटर बहुत कमजोर है। इस पर आपको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, MS ऑफिस। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फिर से आपके लिए आसान उत्तर है ऑप्शन सी, MS वर्ड। ये भी आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, यह तेज गति से काम करेगा। कंप्यूटर में रैम मुख्य मेमोरी के रूप में कार्य करती है जो वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों को स्टोर करती है। यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर तेजी से काम करेगा। अधिक रैम होने से प्रोसेसर को डेटा एक्सेस करने के लिए हार्ड डिस्क पर कम निर्भर रहना पड़ता है, जिससे एप्लीकेशन की कार्यक्षमता और सिस्टम की गति बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक विशेष सुविधा है जो उपयोगकर्ता को सिस्टम सेटिंग्स को नियंत्रित और संशोधित करने की अनुमति देती है। इसमें कई छोटे अनुप्रयोग या नियंत्रण पैनल शामिल होते हैं जिनका उपयोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को देखने और बदलने के लिए किया जा सकता है। माउस डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड आदि की सेटिंग्स यहीं से बदली जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लाइनक्स ये सभी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं ये आपसे पूछा गया है, तो ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। 2018 का प्रश्न है। मदरबोर्ड के प्रकार भी होते हैं 80, 8X और आपका फ्लेक्स। CPU कंप्यूटर का मुख्य मस्तिष्क होता है, जबकि लैपटॉप ब्रांड विभिन्न कंपनियों के मॉडल होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। लोअर टू री एग्जाम 2019 का प्रश्न है। विंडोज में यूजर के लॉग ऑन करने के बाद स्क्रीन पर जो पहला मुख्य एरिया दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। यह सभी प्रोग्रामों, फाइल्स, फोल्डर्स और सिस्टम आइकन के लिए एक बैकग्राउंड का कार्य करता है। टास्क बार डेस्कटॉप के सबसे निचले हिस्से में एक पट्टी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी, पटल, लघुपथ, कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है?
तो सही उत्तर है आपका कंट्रोल प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस एस्केप यह शॉर्टकट विंडोज में स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जेड किए गए कार्य को पूर्ववत करने के लिए है। आल्ट प्लस स्पेस बार किसी प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए है। अल्ट प्लस इंटर चयनित फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज खोलने के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि डेडलॉक क्या है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस समाप्त होकर दोबारा चालू होता है, या वह स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस के बाद एक प्रदर्शित होने के लिए तैयार रहता है। यह स्थिति जहां चाइल्ड प्रोसेस को छोड़कर प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। डेडलॉक वह स्थिति होती है जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। इसमें प्रत्येक प्रोसेस ने कोई एक रिसोर्स होल्ड किया होता है और वह किसी अन्य प्रोसेस द्वारा अधिग्रहित दूसरे रिसोर्स के खाली होने की प्रतीक्षा करता रहता है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस अपना रिसोर्स नहीं छोड़ता है, इसलिए पूरी प्रणाली अनिश्चित काल के लिए रुक जाती है, जो डेडलॉक कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहां रखता है। तो यह अपना प्रोसेस टेबल में रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सिस्टम में चल रही सभी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स हर प्रोसेस जैसे उसकी स्थिति, प्रोसेस आईडी और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। अगला प्रश्न है आपका कि कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी। हम पहले सही वाले पढ़ लेते हैं। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम है। क्या है? क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम, जो सभी निष्पादित उपयोगिताओं यूटिलिटीज का समन्वय करता है। तो कर्नेल क्या करता है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यूटिलिटीज का समन्वय करता है। यह ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर प्रचालनों को नियंत्रित करता है। यह सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित भी करता है। चौथा वाला गलत क्यों है? क्योंकि कर्नेल जो है वो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डायरेक्ट इंटरफेस उपलब्ध नहीं कराता है। यह काम सेल करता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, प्रचालनों को नियंत्रित करने और मेमोरी व प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित इंस्टॉल की है, उसमें नए खंड यानी कि वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित यानी कि फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन का, किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो सही उत्तर है आपका डिस्क मैनेजमेंट का। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क ड्राइव को मैनेज करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट टूल का उपयोग किया जाता है। यदि आप अपने ड्राइव या हार्ड डिस्क में एक नया पार्टीशन वॉल्यूम बनाना चाहते हैं या उसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यह टूल बहुत उपयोगी है। यहां से डिस्क स्पेस की श्रिंक या एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यह है कि क्या है? बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 का प्रश्न है। मल्टीटास्किंग का अर्थ है कि एक ही सिस्टम पर एक ही समय में एक से अधिक प्रोग्राम या टास्क का संचालन करना। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं वह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे विंडोज है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। इसमें सिस्टम की उपयोगिता बढ़ती है और यूजर एक साथ गाने सुनने, टाइपिंग करने और इंटरनेट सर्फ करने जैसे काम कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक प्रक्रिया प्रोसेस संसाधनों का अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट रिसोर्सेस, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, इफ द रिसोर्सेस आर नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। द प्रोसेस एंटर्स अ वेटिंग स्टेट। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति डेडलॉक कहलाती है। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में आपने पढ़ा। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन प्रश्न की भाषा कितनी बदल गई है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।
यदि कोई प्रक्रिया संसाधन के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वह प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। जब अन्य प्रक्रियाएं एक दूसरे द्वारा रोके गए संसाधनों का इंतजार करती हैं तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाती हैं और इसे ही डेडलॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी F3। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए शॉर्टकट कुंजी F3 का उपयोग किया जाता है। F2 चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए है। F4 फाइल एक्सप्लोरर विंडो में एड्रेस बार सूची प्रदर्शित करने के लिए है और F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए होती है। ये शॉर्टकट कीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी प्रोसेस मैनेजमेंट। जेई 2018 का प्रश्न है, प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रक्रियाओं का निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉक को रोकने जैसे विभिन्न कार्य शामिल होते हैं। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो निष्पादन के अधीन है, यानी कि एग्जीक्यूशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी कि पार्ट होता है। सिस्टम की सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख काम है ताकि सीपीयू का उचित उपयोग हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर स्टार्टअप में कौन सा प्रोग्राम निष्पादन के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। निष्पादन का अर्थ होता है एक्सक्यूजन। बूटस्ट्रैप वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है और कर्नेल को मेन मेमोरी में लोड करता है। बूटस्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शन के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है। जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या रिबूट किया जाता है, स्टार्टअप प्रक्रिया के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे पोस्ट कहते हैं। यदि कोई समस्या नहीं मिलती है तो यह कंप्यूटर के ओएस को मेमोरी में लोड करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन और इनपुट आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स आदि कंप्यूटर ओएस के अन्य उदाहरण हैं और एंड्रॉयड, आईओएस मोबाइल ओएस है। एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता है? तो सही उत्तर है आपका थ्रेड टेबल। आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2024 का प्रश्न है, यहां पर आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओ टेबल, आईओ डिवाइसेस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रहती है। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखती है। प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेसों की स्थिति और उनकी विशेषताओं को संग्रहित करती है। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल लेवल द्वारा प्रत्येक इंडिविजुअल थ्रेड के लिए अलग से नहीं बल्कि यूजर लेवल थ्रेड लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है, अतः यह मुख्य ओएस टेबल्स का हिस्सा नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि फैट का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैट? FAT। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन आपका बी है फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल आवंटन तालिका। फैट का पूर्ण रूप है फाइल एलोकेशन टेबल। यह एक फाइल सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस पर डेटा को संगठित और एक्सेस करने में मदद करता है। यह फाइलों को स्टोरेज डिवाइस में व्यवस्थित रखने के लिए एक इंडेक्सिंग प्रणाली की तरह काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। जूनियर एनालिस्ट ड्रग 2025 का प्रश्न है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को सीपीयू से जबरन हटाया जा सकता है, भले ही वह अभी चल रहा हो, ताकि किसी अन्य प्रोसेस को मौका मिल सके।
राउंड रॉबिन में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय या अवधि, जिसे टाइम स्लाइस का या क्वांटम कहा जाता है, दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि 1980 के दशक में शुरू किए गए रिस्क आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यूनिक्स। प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का प्रश्न है। रिस्क यानी कि रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1980 के दशक में विकसित की गई थी ताकि प्रोसेसर को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। सन माइक्रोसिस्टम्स, आईबीएम और एसपी द्वारा बनाए गए वर्क स्टेशन रिस्क प्रोसेसर पर आधारित थे। इन वर्क स्टेशनों में आमतौर पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता था, जैसे सन ओएस, सोलराइज, एआईएक्स, एचपी यूएक्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऐसे वर्क स्टेशन के लिए बहुत उपयुक्त था। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कर्नेल। प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का पीवाईक्यू है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है जो सिस्टम रिसोर्सेज और हार्डवेयर को मैनेज करता है। यह प्रक्रियाओं का निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। कर्नेल सीपीयू समय का प्रबंधन करता है और मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि आईबीएम मेन फ्रेम में जेड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना यानी कि मैनेज करना। आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिसे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेड ओएस आईबीएम मेन फ्रेम के लिए एक अत्यधिक उन्नत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मुख्य भूमिका कई उपयोगकर्ताओं और उनकी प्रक्रियाओं को एक साथ संभालना, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग तथा जॉब्स, नेटवर्किंग और सिस्टम रिसोर्सेज का प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखती है? कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का स्वामित्व रखती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वाइट डांस। लोअर एग्जाम 2019 का प्रश्न है। टिकटॉक एक लघु लिप सिंक, कॉमेडी और प्रतिभा वीडियो बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप है। इस एप्लीकेशन को 2017 में चीनी कंपनी वाइट डांस द्वारा चीन के बाहर के बाजारों के लिए लॉन्च किया गया था। यह 3 से 60 सेकंड के छोटे लूपिंग वीडियो बनाने की अनुमति देता है। देखिए, अभी यह भारत में बैन है, लेकिन भारत में इंस्टाग्राम है जो मेटा की कंपनी का है, और जो फेसबुक है वो मेटा की कंपनी का है, और जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया साइट है, ये आपका है अल्फाबेट गूगल कंपनी का। ठीक है, और जो आपका एक्स प्लेटफॉर्म है ये आपका एलन मस्क की कंपनी का है। अगला प्रश्न है आपका कि केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? तो सही उत्तर है आपका इंस्टाग्राम के। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर द्वारा 2010 में की गई थी। व्हाट्सएप के संस्थापक जेन कुम और ब्रायन एक्टन हैं, जबकि ट्विटर के संस्थापक जैक डार्सी आदि हैं। वर्तमान में ये सभी बिक चुके हैं, और ट्विटर जो वर्तमान में एक्स के नाम से जाना जाता है वो एलन मस्क का है, और व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम है ये मार्क जुगरबर्ग के पास है, मेटा कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण है? लिंक्डइन, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ये तीनों सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग दोस्तों, परिवारों और पेशेवरों से जुड़ने के लिए होता है। लिंक्डइन है जो वो पेशेवर नेटवर्कों के लिए है, यानी कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए है। पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम इमेज तथा वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए
किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, लिंक्डइन। लिंक्डइन एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है। इसे 5 मई 2003 को लॉन्च किया गया था। यह मुख्य रूप से दुनिया भर के पेशेवरों को जोड़ने और रोजगार के अवसर खोजने के लिए डिजाइन की गई है। यह नौकरी चाहने वालों को अपनी सीवी और नियोक्ताओं को जॉब पोस्ट करने की अनुमति देती है। अगला प्रश्न है आपका कि हैंगआउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित डेवलप किया गया है। तो यह किया गया था गूगल के द्वारा। 2018 का प्रश्न है, 2022 में एग्जाम हुआ था, अब ये आउट ऑफ सिस्टम हो गया है, ये अब बंद हो गया है। हैंगआउट्स गूगल द्वारा विकसित एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था। यह वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित चैट सुविधाओं का एक जगह प्रदान करता है। अब गूगल ने हैंगआउट को बंद करके इसकी जगह गूगल मीट और गूगल चैट को मुख्य रूप से जारी कर दिया है। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ताओं के कनेक्शनों के साइज और स्ट्रेंथ को संदर्भित करती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सोशल ग्राफ। सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उनके कनेक्शनों के बीच के संबंधों को दिखाता है। यह उपयोगकर्ताओं के कनेक्शन स्ट्रेंथ यानी कि इंटरेक्शन की आवृत्ति और साइज, कुल कनेक्शन की संख्या का विश्लेषण करने में मदद करता है। अगला प्रश्न जो है आपका वो कॉलम ए कॉलम बी का मिलान करना है, ठीक है, और उसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। लिंक्डइन क्या है? व्यावसायिक नेटवर्किंग और कैरियर विकास के लिए। ट्विटर क्या है? सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग है। और ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन पहल है। माई गव ये शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा और यहां पर मैंने आपको कई जानकारी बताई है। अगला प्रश्न है आपका कि गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करते हैं। यूपीट्रिपलएससी बीपीओ 2025 का प्रश्न है। कथन ए गलत है क्योंकि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हटाए गए संदेशों को कुछ समय के लिए अपने सर्वर पर संग्रहित करते हैं। यह डेटा संग्रहण मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों, सिस्टम बैकअप या कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक में होता है। बाकी सभी कथन सही है। तो सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से उन्हें कमेंट्स या संदेशों में आपका उल्लेख करने से रोका जाता है, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर सकते हैं। वेरीफाइड वेज या सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट ई शासन का प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर है आपका बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ई गवर्नमेंट का प्रकार नहीं है बल्कि ई कॉमर्स का एक मॉडल है। ई गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य सरकार और नागरिकों या व्यवसायों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान होता है, जैसे G2C, G2B और G2G। अगला प्रश्न है आपका कि NEGP की आर्किटेक्चर में कितनी परतें होती हैं? तो सही उत्तर है आपका 3। राष्ट्रीय ई शासन योजना नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुलभ कराना है। NEGP के आर्किटेक्चर में मुख्य रूप से 3 लेयर यानी कि परतें शामिल हैं। पहली है ऑर्गेनाइजेशन लेयर, दूसरी है टेक्नोलॉजी लेयर और तीसरी है यूजर लेयर। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रायः किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल दस्तावेजों, ईमेल या लेन देन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है। ई गवर्नेंस में दस्तावेजों की छेड़छाड़ रोकने, सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए इस तकनीकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह हस्ताक्षरकर्ता की पहचान की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो 24 घंटे यहां तक कि छुट्टियों के दिन भी संचालित होती है? तो सही उत्तर है आपका IMPS। IMPS एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है। इसके माध्यम से बैंक टू बैंक 24/7 365 फंड ट्रांसफर
किया जा सकता है, यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन में भी। इसमें पैसे तुरंत लाभार्थी के खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। वर्तमान में एनईएफटी और आरटीजीएस भी 24/7 है, लेकिन आईएमपीएस विशेष रूप से तत्कालिक और हमेशा उपलब्ध खुदरा खुदरा भुगतान के लिए जाना जाता है, जो विकल्प में सबसे सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि आईएमपीएस किसका फुल फॉर्म क्या है? तो सही उत्तर है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यह सेवा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा प्रदान की जाती है। इसका उपयोग मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के माध्यम से तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवाएं वे होती हैं जो सरकार द्वारा सीधे आम नागरिकों को प्रदान की जाती हैं। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एक G2C सेवा का बेहतरीन उदाहरण है, जहां नागरिक सरकार के पोर्टल पर अपना आयकर भरते हैं। पासपोर्ट आवेदन, बिल भुगतान सेवाएं आदि भी G2C के तहत आती हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल वित्तीय उपकरण और उनके अनुप्रयोग। तो 45 क्वेश्चन को आपको मैच करना है। एक तरफ भंडारण प्रौद्योगिकी दी गई है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी गई है, यानी कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी वर्सेस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिक्स। तो ईईपी रोम क्या है, एनवीएमई क्या है, एचडीडी क्या है, ड्रैम क्या है, डी रैम जिसको कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी है। सीधे हम आंसर पे चलेंगे। ईईपी रोम यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसे विद्युत संकेतों द्वारा मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। इसके फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एनवीएमई यह एक इंटरफेस प्रोटोकॉल है जो पीसीआईई बस का उपयोग करके एसएसडी को उच्च गति से सिस्टम से जोड़ता है। एचडीडी यह एक मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स, चुंबकीय डिस्क प्लॉटर और मैग्नेटिक स्टोरेज का उपयोग करता है। डी रैम यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, डायनेमिक रैम जिसका फुल फॉर्म होता है, जिसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि वार्षिक प्रतिशत दर। क्रेडिट कार्ड में एपीआर का अर्थ है एनुअल परसेंटेज रेट। यह वह ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि पर वार्षिक आधार पर लगाई जाती है। यह उपभोक्ता को क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लगने वाली उधारी लागत का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में संक्षिप्ताक्षर एईपीएस का मतलब क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का पूर्ण रूप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। यह एनपीसीआई द्वारा विकसित एक प्रणाली है जो ग्राहकों को आधार प्रमाणीकरण जैसे फिंगरप्रिंट का उपयोग करके वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देती है। इसमें नकद जमा, निकासी और फंड ट्रांसफर जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता मानक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आईएसओ 20022। आईएसओ 20022 एक वैश्विक वित्तीय संदेश विनिमय मानक है, मैसेजिंग स्टैंडर्ड है। यह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर डिजिटल भुगतान और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर संचार के लिए अपनाया जा रहा है। स्विफ्ट और आरटीजीएस प्रणालियां भी अब इसी मानकीकृत प्रारूप में माइग्रेट कर रही हैं ताकि डेटा अधिक संरचित और पारदर्शी हो सके। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग लेन देन एईपीएस का उपयोग करके किया जा सकता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नकद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी और नकद जमा। एईपीएस के माध्यम से विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इनमें नकद जमा यानी कि कैश डिपॉजिट, नकद निकासी यानी कि कैश विड्रॉल और बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट शामिल हैं। इसके अलावा आधार से आधार फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस जिसको शॉर्ट में कहते हैं।
प्रवर्तन कांस्टेबल 2025 का पीवाईक्यू है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस का एक उन्नत और सरल संस्करण माना जाता है। आईएमपीएस भी तत्काल फंड ट्रांसफर सेवा है, लेकिन यूपीआई ने इस तकनीकी का उपयोग करते हुए मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान को अत्यधिक आसान, तेज और व्यापक बीपीए आधारित बना दिया है। वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस दोनों ही एनपीसीआई द्वारा विकसित किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन, पेमेंट गेटवे और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए सीधे आंसर पर चलते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। डिजिटल वॉलेट जो होता है वो डिजिटल करेंसी या पैसा स्टोर करने और लेन देन की सुविधा देने वाला सॉफ्टवेयर है। ब्लॉकचेन यह एक सुरक्षित और विकेंद्रीकृत डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। पेमेंट गेटवे ऑनलाइन ई कॉमर्स साइटों पर सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया के लिए इंटरफेस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड द्वारा लिखे गए स्वनिष्पादित अनुबंध हैं जो शर्तें पूरी होने पर अपने आप काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 55। अभिकथन है कि डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। कारण दिया गया है कि डिजिटल वॉलेट लेन देनों को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह से एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है। अभिकथन ए सही है लेकिन कारण गलत है। अब गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम, गूगल पे सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन प्रदान करते हैं। क्योंकि डिजिटल वॉलेट सुरक्षा के लिए पूरी तरह से केवल एन्क्रिप्शन पर निर्भर नहीं करते। एन्क्रिप्शन के अलावा इनमें टोकनाइजेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स और फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जैसी कई अन्य सुरक्षा तकनीकें भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बैंकिंग के लिए यूएसएसडी सेवा कौन सा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म यानी यूयूपी इसको कहा जाता है। यूएसएसडी क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। तकनीकी मोबाइल से बिना इंटरनेट के बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की सुविधा देती है। यानी यूयूपी नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म वह प्लेटफॉर्म है जिसे एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है। इसके माध्यम से ग्राहक अपने साधारण फीचर फोन से *99# डायल करके बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और पैसे ट्रांसफर जैसी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे भाग 3 की तरफ, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। भविष्य के कौशल निम्नलिखित में से किन रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेसर, मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आईटी के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो सही उत्तर है आपका वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन को प्रोसेसर, मेमोरी जैसे भौतिक कंप्यूटिंग संसाधनों को एक अमूर्त या वर्चुअल रूप में प्रदर्शित करने की तकनीकी कहा जाता है। यह आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत कम करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। वर्चुअलाइजेशन में एक ही भौतिक हार्डवेयर पर कई वर्चुअल मशीनें, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाई जा सकती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग करती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप उपयोग भारत में कोविड-19 संक्रमण को ट्रैक करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन के लिए किया गया। यह ऐप संपर्क अनुरेखण और जोखिम का आकलन करने के लिए एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। यह उपयोगकर्ताओं के ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा की मदद से संभावित संक्रमित व्यक्तियों की पहचान करने में सक्षम था। अगला प्रश्न है आपका कि रेड तकनीकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन से कथन सही है यह आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। तीनों कथन आपके सही हैं। रेड कई हार्ड ड्राइव में डेटा संग्रहित करके अतिरेक के माध्यम से, रिडंडेंसी के माध्यम से अधिक डेटा विश्वसनीयता प्रदान करता है। रेड विफलता के एकल बिंदुओं को खत्म करने में मदद करता है और डेटा हानि के जोखिम को कम करता है।
रेड सिस्टम कई ड्राइव में डेटा वितरित करके रीड राइट थ्रूपुट और कुल भंडारण क्षमता को बढ़ा सकता है। एजीटीए एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है, रेड का जो फुल फॉर्म है वो है रेडिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। एक डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन तकनीकी है जो कई भौतिक ड्राइव्स को एक तार्किक इकाई में जोड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं। तो सही उत्तर है आपका ब्लॉकचेन। स्टेनोग्राफर 2019 का प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीकी एक डिजिटल सार्वजनिक लेजर है जहां सभी लेन देन और सूचनाओं का स्थायी रिकॉर्ड कालानुक्रमिक रूप से रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में किए गए सभी लेन देन इसी विकेंद्रीकृत लेजर में सुरक्षित होते हैं। इसमें डेटा अखंडता के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, क्रिप्टोग्राफी। विभिन्न सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता और प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों के प्रयोग को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। क्रिप्टोग्राफी में सादे पाठ को गुप्त कोड में बदला जाता है ताकि अनधिकृत व्यक्ति इसे पढ़ न सके। अगला प्रश्न है आपका कॉलम ए और कॉलम बी पर आधारित है। एक तरफ कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता या उनके बारे में जानकारी है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, एज कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट के माध्यम से ऑन डिमांड कंप्यूटिंग संसाधन प्रदान करता है। वर्चुअलाइजेशन एक ही भौतिक मशीन हार्डवेयर पर कई वर्चुअल मशीनें या ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की तकनीकी है। एड्ज कंप्यूटिंग डेटा के स्रोत के करीब नेटवर्क के किनारे पर डेटा को प्रोसेस करने की विधि है ताकि लेटेंसी कम हो। क्वांटम कंप्यूटिंग यह गणना के लिए क्वांटम यांत्रिकी के परिघटनाओं जैसे सुपरपोजिशन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है? तो सही उत्तर है आपका ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक वितरित और विकेंद्रीकृत लेजर तकनीकी है, डिसेंट्रलाइज्ड, जो क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। यह तकनीकी लेन देन की पारदर्शिता, सुरक्षा और न बदलने योग्य प्रकृति सुनिश्चित करती है। सभी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम आदि ब्लॉकचेन तकनीकी पर ही आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य रूप से भविष्य के कौशल को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, उभरते संदर्भों में जटिल समस्याओं को हल करने की योग्यताएं। भविष्य के कौशल मुख्य रूप से वे योग्यताएं हैं जो व्यक्तियों को तेजी से बदलने तकनीकी परिवेश में जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाती हैं। इनमें आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक नवाचार और डिजिटल साक्षरता शामिल है। ये कौशल व्यक्तियों को भविष्य के उभरते संदर्भों के अनुकूल बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना। जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल का मुख्य सिद्धांत है कभी भरोसा ना करो, हमेशा सत्यापित करो, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई। इसका मतलब है कि चाहे उपयोगकर्ता नेटवर्क के अंदर का हो या बाहर का, हर एक्सेस अनुरोध को एक संभावित खतरे के रूप में देखा जाता है और लगातार वेरीफाई किया जाता है। इसमें नेटवर्क परिधि के विचार को त्याग दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम हमला सतह कहते हैं, अटैक सरफेस कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में वह तरीका या बिंदु जहां से कोई हमलावर सिस्टम में प्रवेश करके क्षति पहुंचा सकता है, उसे अटैक सरफेस या हमला सतह कहा जाता है। सिस्टम में खुले पोर्ट्स, असुरक्षित कोड या कमजोर पासवर्ड अटैक सरफेस को बढ़ाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अवैध रूप से इन सतहों का उपयोग करके कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है, हैकर कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान नियमों का एक सेट है जो सुरक्षा मापदंडों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है
तो ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, फायरवॉल। यूपीएससी एजीटीए 2025 का पीवाईक्यू है। फायरवॉल नियमों का एक सेट है। यह सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। यह पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर डेटा पैकेटों की निगरानी करता है और असुरक्षित पैकेटों को ब्लॉक कर देता है। यह कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाता है। अगला जो प्रश्न है वो कॉलम ए और कॉलम बी पर आधारित है। एक तरफ कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, दूसरी तरफ उसके बारे में बताया गया है। ए ऑप्शन आपका सही है। सीधे चलते हैं आंसर पर। स्पैम अवांछित बल्क ईमेल होते हैं जो आमतौर पर विज्ञापनों या घोटालों के लिए भेजे जाते हैं, स्कैम के लिए भेजे जाते हैं। फिशिंग यह धोखाधड़ी वाले ईमेल होते हैं जो उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मूर्ख बनाते हैं। कैप्चा यह सुनिश्चित करने के लिए एक परीक्षण है कि वेब पेज का उपयोग मनुष्य कर रहा है, ना कि कोई ऑटोमेटेड बॉट। वॉटनेट हैकर्स द्वारा नियंत्रित संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क है जो डीडोएस जैसे हमलों के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि रिक्त स्थान उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पूफिंग और फिशिंग। स्पूफिंग की अगर बात की जाए तो यह एक ऐसा तरीका है जिसमें हमलावर ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस या यूआरएल में फेरबदल करके खुद को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। फिशिंग वह विधि है जहां उपयोगकर्ता को धोखा देकर उनकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है। अतः पहला रिक्त स्थान स्पूफिंग होगा और दूसरा फिशिंग होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वेब ब्राउजर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मैलवेयर जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म से बचाता है। वेब ब्राउजर एक सामान्य और उपयोगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कोई दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वेब ब्राउजर के माध्यम से वायरस आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है। बहुत बार मैंने ये प्रश्न आपको कराया है और उम्मीद करता हूं अब तक आपको रट चुका होगा। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक उसके लिए पैच यानी कि ठीक करने का तरीका नहीं दिया गया है। जीरो डे वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर में मौजूद एक सुरक्षा खामी है जिसे सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स को पता चलने से पहले ही हमलावरों यानी कि हैकर्स द्वारा खोज लिया जाता है। विक्रेता को इसी खामी का जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए उनके पास कोई पैच या सुरक्षा अपडेट उपलब्ध नहीं होता है। इसे ठीक करने के लिए 0 दिन या 0 डे होते हैं, जिससे यह बहुत खतरनाक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर है आपका डिस्क वायरस। बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस या मैक्रो वायरस और फाइल इन्फेक्टर वायरस, फाइल वायरस सभी कंप्यूटर वायरस के प्रकार हैं। ये प्रोग्राम जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को बाधित करने के लिए लिखे जाते हैं। तकनीकी रूप से डिस्क वायरस नामक कोई मानक वायरस प्रकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर वायरस है। तो सही उत्तर है आपका ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। कंप्यूटर वायरस एक द्वेषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो निष्पादित होने पर स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है और फाइलों में छिप जाता है। वायरस का पूर्ण रूप है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। यह आपकी जानकारी के बिना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है और डेटा को नष्ट या करप्ट कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है। तो कंप्यूटर त्रुटि को बग कहा जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर में सिंटैक्स एरर्स होती हैं उनको बग कहा जाता है और इनको ठीक करने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। त्रुटियों को दूर करने के लिए डेवलपर्स द्वारा छोटे सॉफ्टवेयर अपडेट दिए जाते हैं जिन्हें पैच कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संदेश की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीकी को संदर्भित करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मैसेज डाइजेस्ट। संदेश की अखंडता की संदेश बीच में बदला नहीं गया है को सत्यापित करने के लिए
मैसेज डाइजेस्ट तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मैसेज डाइजेस्ट जैसे MD5 SH1 एक हैश वैल्यू उत्पन्न करता है जो संदेश के संपूर्ण डेटा का एक निश्चित लंबाई का सारांश होता है। यदि रास्ते में संदेश में एक भी अक्षर बदलता है तो उसकी हैश वैल्यू बदल जाएगी, जिससे प्राप्तकर्ता को पता चल जाएगा कि संदेश से छेड़छाड़ हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, साइबर इथिक्स। साइबर इथिक्स इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में उचित और नैतिक आचरण का अध्ययन है। यह हमें बताता है कि ऑनलाइन माध्यमों का जिम्मेदारी पूर्वक और सम्मानजनक तरीके से कैसे उपयोग करना चाहिए। साइबर कानून अपराधों के लिए कानूनी पहलू है, जबकि साइबर एथिक्स नैतिक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, DOS हमला। डॉस यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस हमला एक प्रमुख साइबर खतरा है। इसमें हमलावर किसी सिस्टम या नेटवर्क सर्वर को इतना अधिक ट्रैफिक अनुरोध भेजता है कि वह क्रैश हो जाता है या वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। हालांकि फिशिंग भी एक खतरा है, लेकिन विकल्पों के अनुसार तकनीकी रूप से DOS एक बड़े नेटवर्क खतरे के वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे यहां उत्तर माना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि दो टेबल दी गई हैं। एक टेबल है जिसमें आपके दो कॉलम है, साइबर अटैक और परिभाषा। कौन सा साइबर अटैक की कौन सी परिभाषा है, यह आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ये सभी सुमेलित है। बी ऑप्शन आपका सही है। रैंसमवेयर यह एक ऐसा मालवेयर है जो यूजर के डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है और उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती यानी कि रैंसम की मांग करता है। फिशिंग धोखा देने वाले भ्रामक ईमेल भेजकर संवेदनशील जानकारी चुराने की विधि है। की लॉगिंग उपयोगकर्ता द्वारा कीबोर्ड पर दबाई गई हर कुंजी को चुपचाप रिकॉर्ड करता है, जिससे पासवर्ड चोरी होते हैं। DDoS कई कंप्यूटरों के जरिए किसी सर्वर पर अत्यधिक नकली ट्रैफिक भेजना जिससे सर्वर डाउन हो जाए। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या कहलाता है? तो यह कार्य कहलाता है हैकिंग। कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़कर अनधिकृत रूप से उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहा जाता है। हैकिंग का उपयोग डेटा चोरी करने, मैलवेयर फैलाने या सिस्टम पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति इस कार्य को करता है उसे हैकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का मैलवेयर स्वप्रतिकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है? तो सही उत्तर है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका वर्म। मैलवेयर का वह एक प्रकार जो स्वयं अपनी कॉपी स्वप्रतिकृति बनाता है और पूरे नेटवर्क में फैलता है, उसे वर्म कहा जाता है। वर्म को किसी अन्य होस्ट फाइल या उपयोगकर्ता की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह खुद ही नेटवर्क की कमजोरियों का फायदा उठाकर फैलता है। चूंकि विकल्प में वर्म नहीं दिया गया है, अतः उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को कहा जाता है? तो इसे कहा गया क्रीपर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर को माना जाता है। इसे 1971 में बॉब थॉमस द्वारा विकसित किया गया था। यह ARPANET इंटरनेट का पूर्ववर्ती रूप पर एक प्रयोग के तौर पर बनाया गया था और सिस्टम पर यह संदेश दिखाता था, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सार्वजनिक कुंजी यानी कि पब्लिक की। RSA एक असीमित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जो सार्वजनिक कुंजी यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। इसमें कुंजियों का एक जोड़ा उपयोग होता है, एक पब्लिक की डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए और दूसरी प्राइवेट की डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यह सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन तकनीकों में से एक है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो सही उत्तर है आपका बोटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक एक साइबर हमला है जिसमें हमलावर हैक किए गए बड़ी संख्या में उपकरणों, कंप्यूटर्स या
IoT डिवाइस को एक नेटवर्क में जोड़ लेता है। इन संक्रमित उपकरणों को वॉट्स कहा जाता है। इनका उपयोग सामूहिक रूप से स्पैम भेजने, डेटा चोरी करने या बड़े पैमाने पर डीडॉस अटैक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। लॉजिक बम के लिए सही विकल्प ए माना गया है। यह घुसपैठियों द्वारा सॉफ्टवेयर या मैलवेयर में अंतर्निहित एक दुर्भावनापूर्ण कोड है। हालांकि एक लॉजिक बम तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि कोई निश्चित शर्त जैसे कोई विशेष तारीख या समय पूरी नहीं हो जाती, जैसे टाइम बम। शर्त पूरी होते ही अचानक सक्रिय होकर अपना हानिकारक काम जैसे डेटा डिलीट करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2000 में शुरू होने वाले तिथियों के एक लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूपण और संग्रहण से संबंधित कंप्यूटर बग की श्रेणी क्या है? तो सही उत्तर है आपका Y2K। वर्ष 2000 की समस्या को Y2K बग या मिलेनियम बग के रूप में जाना जाता है। Y2K में Y साल को और 2K 2000 को प्रदर्शित करता है। उस समय कई कंप्यूटर सिस्टम तिथियों में साल के केवल अंतिम 2 अंक जैसे 1999 के लिए 99 संग्रहित करते थे। वर्ष 2000 आने पर सिस्टम 00 को वर्ष 1900 समझ लेता, जिससे भारी त्रुटि उत्पन्न होने की संभावना थी, जिसे Y2K बग कहा गया। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्य साइबर सुरक्षा हमले सूची 1 और उनके तरीकों सूची 2 को मिलान करिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है। फिशिंग, क्रीडेंशियल्स यानी कि पासवर्ड आदि चुराने की भ्रामक और नकली ईमेल भेजना, एसक्यूएल इंजेक्शन दुर्भावनापूर्ण एसक्यूएल कोड का उपयोग करके डेटाबेस की कमजोरियों को फायदा उठाना। अगला है आपका रैंसमवेयर, यूजर के डेटा को एनक्रिप्ट कर देना और डिक्रिप्ट करने के बदले भुगतान की मांग करना, यानी कि फिरौती मांगना, रैंसम मांगना। MITM, मैन इन द मिडिल, दो पक्षों यूजर और सर्वर के बीच के संचार को चुपचाप रोकना या उसमें सेंधमारी करना। अगला प्रश्न है आपका कि डीडॉस अटैक WW पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है? तो सही उत्तर है आपका इसका ऑप्शन डी। कई स्रोतों से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड कर देना। मंडी सचिव का प्रश्न है, 2025 में पूछा गया है। डीडॉस हमला एक अत्यंत आम साइबर खतरा है। इसका मुख्य तंत्र है हमलावर एक ही समय में कई अलग अलग कंप्यूटरों या बॉटनेट का उपयोग करके किसी वेबसाइट, नेटवर्क या लक्ष्य सर्वर पर इतना अधिक फर्जी ट्रैफिक भेजता है कि सर्वर ओवरलोड हो जाता है। इससे वह सर्वर क्रैश हो जाता है या वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवा देने में असमर्थ हो जाता है। तो ये रहा आपका आज का कंटेंट। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। रही बात आज के इस वीडियो की PDF की या हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य कंटेंट की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा है, वहां पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेखपाल की तैयारी हो, यूपी लोअर पीसीएस की तैयारी हो या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी हो, अगर आप अच्छा कंटेंट सुव्यवस्थित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आपको बहुत मजा आने वाला है जब आप हमारे कंटेंट को पढ़कर परीक्षा देने जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।